Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपनी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फिजिक्स बुक दिया गया है उसका जो चैप्टर 1 दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल एग्जाम में कोई ना कोई सवाल इसमें पूछा गया है। ये सारे सवाल 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए उसको यदि आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो नहीं छूटेगा। इसमें जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई ना कोई साल एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ध्यान से सुनना है और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है इसमें हमने लिए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें बन सकते तो वो सारे के सारे हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लिए हैं। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न की रैली में आपको लास्ट तक बने रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए, जो हमारा अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन, उसके ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये जो प्रकाश की किरण है वो किस गमन करती है? तो ये जो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो सही जवाब होगा। पहला प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए होगा। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया गया, चलिए उसके दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया कांच में, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो मोटर गाड़ी होता है उसके जो चालक के सामने जो आईना से लगा होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया उत्तल दर्पण, वो सही हो जाएगा। और जो चालक होता है उसकी गाड़ी के सामने जो लगा होता है वो शीशा, वो उत्तल दर्पण का होता है। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या दिया गया, देखिए इधर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? जो मोटर कार होता है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उसका जो ऑप्शन सी दिया गया अवतल दर्पण का, वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो चौथा हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है, तो पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता है। ये जो समतल दर्पण द्वारा होता है बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक या आभासी? वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, चलिए हम अपने इसके ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा जो समतल दर्पण होता है उसका जो प्रतिबिंब उसमें जो बनता है वो काल्पनिक बनता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न दिया गया है वो छठा प्रश्न क्या दिया गया, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। जो लेंस की क्षमता होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हमारा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही जवाब होगा। ऑप्शन ए हमारा ए, तो छठा का हमारा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए हम लोग अपने सातवां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए, प्रकाश की किरणें का पक्ष दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश के जो किरणें होते हैं उसके जो पक्ष को दर्शाने वाला जो चित्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन ए, किरण आरेख कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? किरण आरेख। तो चलिए हम लोग अपने आठवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आठवां प्रश्न क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांस्तर क्या होता है? जो 2D क्षमता वाले लेंस होता है उसका फोकांस्तर क्या होता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर उसका फोकांस्तर होता है। 2D सेंटीमीटर वाले क्षमता वाले फोकांस्तर का। तो नौवां जो हमारा प्रश्न दिया गया, नौवां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, किसी उत्तल लेंस का फोकांस्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? किसी उत्तल दर्पण का फोकांस्तर जो है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या होगा? तो इसका जो क्षमता होगा क्या होगा? वो प्लस में 2D होगा। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इसके 10वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें जो 10वां प्रश्न हमारा दिया गया, 10वां प्रश्न में क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहा जाता है। जो प्रकाश के किरणों का समूह जो होता है, बात करें यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो इसके जो किरणों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं वो किरण पुंज बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 10वां जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, पर धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि जब हम उत्तल लेंस को बनाते हैं तो इस तरह, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है इधर बनता है, तो इधर जो भी हमारा चीज होता है वो धनात्मक होता है, दाहिनी और हमारा सही चीज धनात्मक होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इसके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग इसके 12वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है, जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता होती है, तो जो अवतल लेंस होता है उसका जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो हम अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनाते हैं तो ऐसे जाके इधर बनता है, तो इधर बाईं ओर की सारी क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब। तो चलिए हम अपने 13वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, उत्तल लेंस को कहते हैं, जो उत्तल लेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग 14वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 14वां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर अवतल लेंस को कहते हैं, जो अवतल लेंस होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसके जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो हमारा अवतल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल को उसे हम लोग लेंस बना सकते हैं, कांच से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 15वां प्रश्न दिया गया उसका ऑप्शन डी होगा, जो होगा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिट्टी। प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 16वां नंबर प्रश्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया, देखिए इधर किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कौन सा दर्पण ऐसा होता है जिससे वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 16 नंबर हमारा प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम लोग अपने 17वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण जो होता है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से जो होता है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो 17वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग चलिए हम लोग अपने 18वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 18वां प्रश्न दिया गया वो क्या दिया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। जो प्रकाश के परावर्तन उसके कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना 19वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 19वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है। जो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ती है, तो वो मुड़ती कैसी है, अभिलंब से निकट। जो अभिलंब होता है उसके निकट मुड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी होगा। अब 20वें नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्य होता है वो कौन सा दर्पण का होता है, तो जो इसका उत्तल लेंस का होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 21वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 21वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो साइड मिरर होता है हमारे गाड़ी के वाहन के जो साइड में लगा होता है आईना, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारा वस्तु छोटा छोटा उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर पाता है। तो इससे चलिए हम लोग अपने 22वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 21वां था उसका जो बी था वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 22वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उसका फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या, तो फोकस दूरी के 2 गुना। तो फोकस दूरी हमारा कितना है, 10 है, तो इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा 20 होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 22वें नंबर प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 23वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 23वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जो निर्गत किरण होता है उसके अभिलंब के बीच के जो जिसमें बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको निर्गत कोण कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी इसका दिया गया है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन
सी, निर्गत कौन। तो हमारा जो 23वां नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो होगा ऑप्शन सी सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 24वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, जिसके कारण हमारा छोटा छोटा भी चीज बड़ा बड़ा होके दिखाई देता है। यदि वस्तु हमारा इतना बड़ा है तो उसके कारण यदि हम यहाँ लगा देते हैं तो इस चीज से टकराता है, इससे ये इधर टकराता है और इधर ये टकराता है और इधर ये टकराता है, तो जिससे हमारा वस्तु बड़ा दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग 25वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 25वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो कौन सा लेंस है जिसके कारण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया अवतल दर्पण, वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसके जगह पर हमारा लेंस होगा, यहाँ पर हमारा अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने 26वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 26वां नंबर प्रश्न दिया गया वो दिया गया परावर्तन के नियम है। तो परावर्तन का नियम क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया गया वो सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा जो 26 नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो ऐसा करता आपको ये समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये जरूर शेयर करें। तो चलिए हम अपने 7वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 27वां नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन ए से बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 28वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 28वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए तो हमारा 28वां नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या दिया, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। जो लेंस में होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो उसमें जो मुख्य फोकस की संख्या होती है ऋणात्मक या धनात्मक, तो उसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो 28 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसका जो ऑप्शन बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 28वां नंबर प्रश्न का हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, 29वां नंबर प्रश्न, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसके जो परावर्तक सतह वो कैसा होता है, तो जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है, तो अवतल लेंस का बना होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सर्च लाइट में लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का नहीं किया जाता, इसलिए इसमें लेंस होगा। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग चलिए हम लोग अपने 30वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 30वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के कारण छोटे छोटे भी दाढ़ी बड़े बड़े होकर हमारे दिखाई देते हैं। तो इसका जो हमारा 31वां नंबर प्रश्न दिया गया, चलिए हम लोग 31वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 31वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा तो ही आपको समझ आएगा। तो हमारा 31वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। एक किसी जो उत्तल लेंस है उसका जो क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो उसका जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्लस में है, क्योंकि उत्तल है तो प्लस होगा, और 100 सेंटीमीटर होता है। एक डायोप्टर बराबर हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर, किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय पतले लेंस के दोनों की फोकस दूरी -15 यानी कि दोनों की ऋणात्मक है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है दोनों का ही माइनस में दिया गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही अवतल है। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए जो दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही अवतल। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा जो प्रश्न दिया संख्या हमारा 32 का जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया 33 नंबर, इसमें अगला प्रश्न दिया गया उसमें हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है उसमें कितने नियम है, 2 नियम है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी होगा। तो 34 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न हमारा जो दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, हमारा साइन आई बट्टे में साइन आर। तो हमारा साइन आई बट्टे साइन आर किस में दिया गया, हमारा ऑप्शन ए में दिया गया। तो 34 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 35वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, एक उत्तल लेंस
होता है, जो हमारा उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो किनारों की अपेक्षा जो होता है वो बीच में मोटा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न की हमारा क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है? U/V। तो ऑप्शन जो ए हमारा दिया गया 36 नंबर का वो बिल्कुल ही सही होगा, नहीं इसका क्या होता है? V/U। तो ऑप्शन जो डी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 37 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या होगा? गोलीय दर्पण के फोकांश एक वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध होता है। तो फोकांश और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया चलिए हम लोग देखते हैं। तो F बराबर R/2 किस में दिया गया है? ऑप्शन डी। तो हमारा जो इसका ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 38वां नंबर जो प्रश्न दिया गया वो क्या है? कुकर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया गया 38 नंबर का वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया? देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो 39 नंबर का हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 40 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते। तो 40वां नंबर जो प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया? उत्तल लेंस जब BF और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल लेंस में जब बीम को F और 2F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है बिल्कुल ही सही जवाब होगा, छोटा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ने के से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने ये वीडियो को यदि अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग अपने 41वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दो वक्रता पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। जो दो ठोस पृष्ठों से घिरे ठोस को माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को। तो हमारा जो 41 नंबर प्रश्न दिया गया उसका जो होगा ऑप्शन सी होगा, गोलीय लेंस कहते हैं। जो गोलीय दर्पण जिसे बना होता है उसको हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दिया गया वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 43वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 43वां प्रश्न में कुछ हम गड़बड़ हो गया। तो चलिए हम लोग 44वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 44वां नंबर प्रश्न जो दिया गया वो क्या दिया गया? देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न ऐसा ही मात्रक होता है। तो किसी भी लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए हम लोग 45वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 45वां नंबर प्रश्न क्या है? लेंस की केंद्रीय बीम को कहते हैं। जो हमारा लेंस होता है उसके जो केंद्रीय बीम को क्या कहते हैं? तो हमारा जो इसका भी ऑप्शन बी दिया गया बिल्कुल प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। उसके बीच से ही प्रकाश हमारा निकलता है तो इसको प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। तो चलिए हम लोग 46वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 46वां नंबर प्रश्न दिया गया क्या दिया गया? किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका क्या होगा? 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा जो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाले। तो चलिए 47वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 47वां नंबर जो दिया गया इसमें क्या दिया गया? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो हमारा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमारा क्या होता है? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। तो इसका जो ऑप्शन बी दिया ऑप्शन ए दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो चलिए हम लोग 38वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 48वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया क्या दिया? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष के से निरूपित किया जाता है? जो वक्रता केंद्र होता है उसको किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए में दिया गया सी वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सी अक्षर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग 49 नंबर जो इसका प्रश्न दिया गया उसको देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है वो क्या होता है? 3 गुना
10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो 50वां नंबर प्रश्न में हमारा क्या दिया गया, दांत विसर्जन मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसका जो ऑप्शन ए दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब होगा, अवतल दर्पण का वो लोग प्रयोग करते हैं, तो इससे टकरा के प्रतिबिंब बड़ा होके उसको दिखाई देते हैं। तो हमारा जो 51वां नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए तो हमारा जो 51वां नंबर प्रश्न दिया गया वो 51 नंबर में क्या दिया, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो पतले लेंस होती है उसकी आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका जो हमारा 51 नंबर प्रश्न का जो दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कम होती है जो तो जब हमारा जो 52 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटे लेंस होती है उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है, तो उसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 53 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए अवतल दर्पण से ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे गए बीम का प्रतिबिंब का की प्रकृति होगा, तो अवतल दर्पण है उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका जो ऑप्शन बी दिया गया वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, आभासी एवं सीधा, तो ऑप्शन जो बी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके 54वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 54वें नंबर प्रश्न हमारा क्या दिया गया, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के बिंब को प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब एवं सीधा होता है, तो हमारा जो 54 नंबर दिया गया उसका बी होगा ऑप्शन बी सही जवाब। तो चलिए हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो 55 नंबर प्रश्न दिया गया हमारा 55 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, जो मुख्य फोकस के पर रखे बीम का प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, तो उसका जो 55 नंबर हमारा दिया गया ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन सी दिया गया बिल्कुल ही सही जवाब, उसका जो होगा पूरा अनंत होगा। तो चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 56वां नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया, देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया सी भी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी अनंत पर। तो इसी के साथ हमारा जो इसमें होता है सारे क्वेश्चनों का जो सीमा होता है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, यदि आपको ये समझ आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।